रेगिस्तान की खामोशी में एक ऐसा पोशीदा स्नाइपर छुपा हुआ है जिसकी हर गोली सीधा अपने हदफ पर लगती है। इस वक्त उसके निशाने पर कुछ अमेरिकी फौजी हैं जो एक टूटी हुई दीवार के पीछे फंसे अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए यह मिशन अब कोई जंग नहीं बल्कि सिर्फ जिंदा रहने की आखिरी कोशिश बनकर रह गया है। इराक के सनसान सहरा में कई लाशें बिखरी पड़ी थीं और हैरानकन बात यह थी कि हर एक के सर में सिर्फ एक ही गोली लगी थी। यह सारा खेल सिर्फ एक ही स्नाइपर का था। साल 2007 का वक्त था जब इराक जंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने के करीब थी। इस वक्त अमेरिका के सदर बुश ने फतह का ऐलान कर दिया था और वहां तामीर नौ का काम शुरू हो चुका था। इसी दौरान सिपाही मैथ्यूज और उसके साथी सार्जेंट आइजैक को एक खास मिशन पर भेजा जाता है। उन्हें सहरा के बीच एक ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी का ख्याल रखना था, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। साइट पर काम करने वाले तमाम अमेरिकी वर्कर्स की लाशें वहां पड़ी थीं। अब दोनों का मिशन मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उनका असल काम इस कातिल को तलाश करना था ताकि यहां नए वर्कर्स को भेजा जा सके। दोनों सिपाही एक छोटी सी झाड़ी और पत्थरों की आड़ लेकर पूरे इलाके का मुशाहिदा करने लगते हैं। ऊपर से तपती हुई गर्मी और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। इसी तरह 20 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन कुछ भी गैर मामूली नहीं होता। इतनी देर तक कोई हरकत ना होने से मैथ्यूज बोर होने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब यहाँ कोई इराकी सिपाही बचा ही नहीं है या फिर हमला करने के बाद कोई ग्रुप यहाँ से जा चुका है। लेकिन आइजैक को कुछ और ही शक था। उसने गौर से देखने पर नोट किया कि वहां किसी बड़े ग्रुप के आने जाने के कोई निशानात नहीं थे। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि हर लाश पर सिर्फ हेडशॉट था। आइजैक फौरन समझ गया कि यह किसी आम सिपाही का काम नहीं है। उसके नजरिए के मुताबिक ये इराक का लेजेंडरी प्रोफेशनल स्नाइपर है जिसे लोग ज़बाह के नाम से जानते हैं। इस नाम का खौफ अमेरिकी फौजियों में साफ नजर आता था। मैथ्यूज को इस बात पर यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि अकेले स्नाइपर के लिए इतने लोगों को महज 30 सेकंड में मार गिराना तकरीबन नामुमकिन है। काफी देर इंतजार करने के बाद मैथ्यूज का सब्र जवाब दे जाता है। वो खुद नीचे जाकर साइट को करीब से चेक करने का फैसला करता है। जाने से पहले वो आइजैक से कहता है कि उसे कवर दे। इसी दौरान आइजैक बताता है कि उसकी घड़ी की बैटरी खत्म होने वाली है और उसे बदलना होगा। मैथ्यूज मजाक में कहता है कि उसने अब तक बैटरी क्यों बदली, लेकिन आइजैक के लिए वो घड़ी सिर्फ एक आम घड़ी नहीं थी बल्कि उसके एक शहीद साथी की आखिरी निशानी थी। इधर मैथ्यूज आहिस्ता आहिस्ता एक लाश से दूसरी लाश तक जाकर करीब से कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। करीब से देखने पर उसे यकीन हो जाता है कि हर मौत हेडशॉट से हुई है। अब मैथ्यूज को भी आइजैक की बात सच लगने लगती है। वो साइट के सेंटर में खड़ा होकर ये समझने की कोशिश करता है कि स्नाइपर ने किस सिम से फायर किया होगा। ऊपर से आइजैक मुसलसल उसे वार्न कर रहा था कि वहां ज्यादा देर खड़े रहना महफूज नहीं है और उसे फौरन वापस आना चाहिए। लेकिन उसी वक्त अचानक एक तेज गोली की आवाज गूंजती है और मैथ्यूज जमीन पर गिर पड़ता है। उसके पेट में गोली लग चुकी थी और वो दर्द से तड़प रहा था। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर आइजैक फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वो जिग-जैग पैटर्न में दौड़ता है ताकि स्नाइपर का निशाना खता हो जाए। लेकिन जैसे ही वो मैथ्यूज के करीब पहुंचने वाला होता है, एक और गोली चलती है और सीधा आइजैक के पैर में लग जाती है। सूरत हाल अब इंतहाई नाजुक हो चुकी थी। मजबूरी में आइजैक को मैथ्यूज को वहीं छोड़ना पड़ता है और वो लड़खड़ाते हुए एक टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। शदीद दर्द के बावजूद मैथ्यूज अभी जिंदा था। वो रेडियो पर आइजैक से राब्ता करता है और बेस से बैकअप मंगवाने को कहता है। लेकिन आइजैक सबसे पहले अपने गहरे जख्म को देखता है। खून रोकने के लिए वो फौरन अपनी बेल्ट निकालकर पैर पर मजबूती से बांध लेता है। इसके बाद वो अपना रेडियो बैग उठाता है और बेस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर अगले ही लम्हे उसे एक और झटका लगता है। रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं था। गौर से देखने पर पता चला कि स्नाइपर ने उनके रेडियो एंटेना को गोली मारकर तोड़ दिया था, यानी बेस से उनका राब्ता मुकम्मल तौर पर कट चुका था। इसी वक्त मैथ्यूज दोबारा राब्ता करता है और आइजैक से कहता है कि स्नाइपर पर नजर रखे ताकि वो उसे निशाना बना सके। लेकिन आइजैक उसे खबरदार करता है कि जरा सी भी हरकत उसे स्नाइपर का अगला शिकार बना देगी, मगर मैथ्यूज इसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इधर आइजैक स्नाइपर को तलाश करने के लिए अपनी चाकू से दीवार में एक छोटा सा सुराग बनाने लगता है ताकि वो अपनी राइफल का स्कोप बाहर निकालकर देख सके। लेकिन इसी दौरान कुछ पत्थर गिरने से उसकी उंगली जख्मी हो जाती है। उधर मैथ्यूज हिम्मत करके राइफल उठाने की कोशिश करता है, मगर ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त की ये हालत देखकर आइजैक समझ जाता है कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। वो एक इंतहाई तकलीफदा फैसला करता है और ब्लेड की मदद से अपने पैर के जख्म को खोलकर गोली निकालने लगता है। ये अमल इतना तकलीफदेह था कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो गोली निकालने में कामयाब हो जाता है।
जख्म पर पट्टी बांधते बांधते उसका जिस्म और दिमाग दोनों थक चुके थे और कुछ ही देर में आइजैक भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो अपने एयरपीस में एक आवाज सुनाई देती है। बेस से एक अफसर उससे राब्ता कर रहा था। आइजैक फौरन सूरत हाल की रिपोर्ट करता है और मेडिकल सप्लाई के साथ बैकअप की दरखास्त करता है। लेकिन बातचीत के दौरान आइजैक को कुछ अजीब महसूस होता है। वो अफसर बहुत गैर जरूरी सवालात पूछ रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने आइजैक से कहा कि या तो अपनी सही लोकेशन बताओ या फिर हवा में फायर करो ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढ सके। आइजैक समझ गया कि यह मिलिट्री प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा करने से स्नाइपर को उसकी सही पोजीशन मिल जाती। जब आइजैक ने इसकी बातों को गौर से सुना तो उसे एहसास हुआ कि इस आदमी का लहजा अमेरिकी नहीं था। पता चला कि ये कोई अमरीकी अफसर नहीं बल्कि वही खतरनाक इराकी स्नाइपर जुबा है। उसने रेडियो फ्रीक्वेंसी हैक करके आइजैक को फांसने की चाल चली थी। आइजैक सीधे उससे कहता है कि वो उसकी हकीकत जान चुका है। चौंका देने वाली बात यह थी कि जुबा कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता बल्कि आइजैक से जाती सवालात पूछने लगता है, जैसे वो उसे करीब से जानना चाहता हो। वो चेक करता है मगर वो अब भी मुर्दा ही था। जुबा मुसलसल फजूल बातें किए जा रहा था और जब आइजैक ने जवाब देने से इनकार किया तो उसने धमकी दी कि वो मैथ्यूज को दोबारा गोली मार देगा क्योंकि वो अभी मरा नहीं है। मजबूरी में आइजैक बात करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक दूसरा मंसूबा चल रहा था। बात करते करते वो जमीन की मिट्टी पर साइड में एक रफ नक्शा बनाने लगता है ताकि गोली की सिमत से स्नाइपर की पोजीशन का हिसाब लगा सके। इधर जुबा कहता है कि वो कोई प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक आम इराकी शहरी है जो अपने मुल्क को बचा रहा है। वो आइजैक से उसके खानदान के बारे में पूछता है मगर आइजैक साफ इनकार कर देता है। उसके बजाय वो जुबा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जिन लोगों को उसने मारा वो इराक में स्कूल, पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने आए थे ताकि यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। ये सुनकर जुबा हंसने लगता है और कहता है कि आइजैक बहुत मासूम है। जुबा के मुताबिक यहाँ से कमाई गई सारी रकम आखिरकार अमेरिका ही जानी है। वक्त गुजरता जा रहा था और जुबा मुसलसल सवालात कर रहा था। जब आइजैक ने अपनी जाती जिंदगी शेयर करने से इनकार किया तो जुबा ने फिर से मैथ्यूज को मारने की धमकी दी। लेकिन इस बार आइजैक को लगा कि जुबा सिर्फ उसे डरा रहा है, मगर जुबा अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक ऐसी बात कहता है जिससे आइजैक के होश उड़ जाते हैं। वो मैथ्यूज की राइफल स्कोप के पिछले मालिक का नाम बता देता है। इसका साफ मतलब था कि जुबा शुरू से उनकी हर बात सुन रहा था। सूरत हाल उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उसी दौरान आइजैक की नजर करीब ही पड़ी एक मुर्दा सिपाही की लाश पर जाती है जिसके पास एक रेडियो था। आइजैक एक मंसूबा बनाता है और आहिस्ता आहिस्ता उस लाश को दीवार की तरफ घसीटने लगता है ताकि बगैर खुद को जाहिर किए रेडियो तक हाथ पहुंचा सके। उसके बाद जब वो अपनी पानी की बोतल उठाता है तो पता चलता है कि वो पूरी तरह खाली है। बोतल में एक छोटा सा सुराख था। जुबा रेडियो पर हंसते हुए तस्दीक करता है कि ये गोली उसी ने चलाई थी। उसने जानबूझकर आइजैक की बोतल, रेडियो एंटीना और उसके पैर पर गोलियां चलाई थीं। इसका मकसद आइजैक को फौरन मारना नहीं बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारना था। जुबा के लिए सबसे मजे की बात यह थी कि वो इस कम्युनिकेशन के जरिए ही आखिरी सांसें भी सुन सकता था। इसी दौरान आइजैक को जमीन पर वो गोली मिल जाती है जो उसके पैर से निकली थी। गोली की शक्ल और साइज देखकर वो जुब्बा के हथियार का मॉडल मालूम करने की कोशिश करता है। बातों ही बातों में वो कुछ ऐसे तकनीकी सवालात पूछता है जिनसे स्नाइपर की पोजीशन का अंदाजा लगाया जा सके। गुस्से में आइजैक उसे दहशतगर्द कह देता है, मगर जुबा इस पर भी हंसता है और कहता है कि असल में दहशतगर्द कौन है ये सबको मालूम है। उसके मुताबिक अमेरिकी ही दूसरों के मुल्कों में हथियार लेकर घुस जाते हैं और बेगुनाहों को मारते हैं। जब जुबा बोल रहा था, आइजैक मिट्टी के नक्शे पर अपनी कैलकुलेशन मुकम्मल कर रहा था। फिर उसने राइफल के स्कोप से इलाके का मुशाहिदा किया। काफी तज्जिये के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जुबा सामने नजर आने वाले एक बड़े कचरे के ढेर के नीचे छुपा बैठा है। ये अंदाजा हुआ कि यह आदमी इंतहाई तरबियत याफ्ता और खतरनाक है। लेकिन जब आइजैक उसे लेजेंडरी स्नाइपर जुबा कहता है तो वो फिर इनकार कर देता है कि वो सिर्फ एक आम इराकी है। आइजैक उसके अंदाज से अंदाजा लगाता है कि शायद वो पहले अमरीकी फौज में था और बाद में अलग हो गया, मगर जुबा इस थ्योरी को भी रद्द कर देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ उन पर वार करता है जो उस पर हमला करते हैं। उसके बाद आइजैक भी अपनी जिंदगी की कहानी शेयर करता है कि कैसे वो अपने बेहतरीन दोस्त से मिला और दोनों ने इकट्ठे फौज में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन अब शदीद पानी की कमी के बाइस आइजैक का जिस्म कमजोर होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। बेहोशी की हालत में उसे जुबा की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि वो उसकी लाश के साथ भी कुछ बुरा करेगा। ये सुनते ही आइजैक किसी तरह खुद को संभालता है और जुबा को चकमा देने की एक नई तरकीब आजमाता है।
वो अपनी राइफल पर अपनी जैकेट और हेलमेट लगाकर उसे दीवार के ऊपर से हिलाता है ताकि जुबा को लगे कि कोई वहां खड़ा है। लेकिन जुबा इतना अनाड़ी नहीं था, वो समझ गया कि ये सिर्फ एक चाल है। अचानक हेलमेट राइफल से फिसलकर दीवार के दूसरी तरफ गिर जाता है। अब आइजैक के पास अपने सर को बचाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उसे समझ आ गया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तपती गर्मी, प्यास और दर्द से आइजैक की हालत मजीद खराब हो रही थी। आखिरकार वो एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। वो अचानक दीवार के पीछे से दौड़कर खुले में पड़े एक मुर्दा सिपाही की तरफ भागता है। जुबा तेजी से गोलियां चलाता है, मगर आइजैक जिगजैग दौड़ते हुए गोलियों से बच निकलता है। वो सिपाही का बैग और रेडियो उठाकर वापस दीवार के पीछे आ जाता है। बैग में उसे पानी की बोतल और कुछ कैंडीज मिलती हैं। वो फौरन पानी पीता है और कैंडीज खाता है ताकि जिस्म में कुछ तवानाई आ सके। लेकिन जब वो रेडियो चेक करता है तो वो भी काम नहीं कर रहा था। आइजैक का ये स्टंट जुबा को पसंद नहीं आता और वो सजा के तौर पर दीवार पर गोली मार देता है, जिससे आइजैक का राइफल स्कोप खराब हो जाता है। इसी दौरान आइजैक को अपने ईयरपीस में एक मध्यम आवाज सुनाई देती है। वो मैथ्यूज की आवाज थी, यानी मैथ्यूज अभी भी जिंदा था। ये सुनते ही आइजैक जोर से स्नाइपर की पोजीशन मैथ्यूज को चीख कर बताता है। मैथ्यूज फौरन एक छोटा सा धात का टुकड़ा निकालता है और उसे आईने की तरह इस्तेमाल करके कचरे के ढेर को देखने की कोशिश करता है। मैथ्यूज बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी राइफल की तरफ रेंगता है और तब तक आइजैक जुबा को बातों में उलझाकर उसकी तवज्जो बिठाए रखता है। इस गुफ्तगू में पता चलता है कि जुबा कभी बगदाद में एक उस्ताद था, लेकिन एक अमेरिकी हमले में उसका शागिर्द मारा गया, जिसके बाद उसने बदला लेने की ठान ली। वो एक और चौंका देने वाली बात बताता है कि जिस टूटी हुई दीवार के पीछे आइजैक छुपा है वो दरअसल उसी स्कूल की दीवार है जहां वो पढ़ाता था। जुबा फिर से सवाल पूछने लगता है और आइजैक अपनी खराब स्कोप को ठीक करने की कोशिश करता है। जब आइजैक जवाब नहीं देता तो जुब्बा फिर मैथ्यूज को मारने की धमकी देता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए आइजैक एक जाती सच कबूल करता है कि उसके पास अपने पुराने दोस्त की यादें हैं, जो उसी की गलती की वजह से एक मिशन में मारा गया था और वो खुद को उसका जिम्मेदार मानता है। इसी दौरान मैथ्यूज चुपके से अपनी राइफल उठाता है और कचरे के ढेर की तरफ अंधाधुंध फायरिंग करके अपनी सारी गोलियां खाली कर देता है। इसका मकसद जुब्बा की तवज्जो हटाना था ताकि लगे कि गोलियां आइजैक चला रहा है। लेकिन जैसे ही मैथ्यूज राइफल करने लगता है, जुबा की एक गोली सीधे उसके कंधे पर लगती है और वो पीछे गिर जाता है। आइजैक चीख कर उसे दीवार की तरफ रेंगने को कहता है ताकि वो महफूज हो सके। जैसे ही आइजैक मदद के लिए दीवार के किनारे तक हाथ बढ़ाता है, जुबा एक और शॉट लेता है। इस बार गोली सीधे मैथ्यूज के सर में लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अपने दोस्त को इस तरह खोकर आइजैक बिल्कुल टूट जाता है। उसकी जहनी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो रेडियो पर रोते हुए कहता है कि वो बस अपने घर जाना चाहता है। जुबा उससे कहता है कि अगर वो वाकई जाना चाहता है तो वो इस पर गोली नहीं चलाएगा, मगर आइजैक को इसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। थोड़ी देर बाद जुबा पूछता है कि जब जंग खत्म हो चुकी है तो वो अब भी यहाँ क्या कर रहा है। पुरसुकून रहकर वो अपना एक गहरा राज उगल देता है। वो बताता है कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि असल में उसी ने अपने उस पुराने दोस्त को मारा था। एक मिशन के दौरान गलती से उसकी गोली उसके अपने स्नाइपर पार्टनर को लग गई थी। उसने सबको झूठ बोल दिया था कि वो दुश्मन की गोली से मरा है और ये एहसास जुर्म उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। तभी अचानक आइजैक को रेडियो में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि अमेरिकन कम्युनिकेशन वापस आ गया है। वो फौरन सिग्नल चेक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन इसकी ये खुशी आर्जी साबित हुई। वो सिर्फ आवाजें सुन पा रहा था। रेडियो के खराब होने की वजह से वो पैगाम भेज नहीं सकता था। तभी उसे एक और खौफनाक हकीकत का पता चलता है। इस रेडियो गुफ्तगू में जुबा की आवाज आती है, जो अमेरिकन सोल्जर बनकर मदद मांग रहा था। आइजैक को सारा खेल समझ आ जाता है कि जुबा काफी अरसे से अमेरिकन कम्युनिकेशन हैक करके खुद को जख्मी सिपाही जाहिर करता और बैकअप टीम को यहाँ बुलाकर जाल में फंसा देता था। आइजैक रेडियो को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम करता है। थकन और दर्द की वजह से आइजैक दोबारा बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो एक तकलीफदह एहसास होता है। एक काला कौवा उसकी जख्मी टांग को नोच रहा था। आइजैक एक रस्सी और लकड़ी की मदद से मैथ्यूज की राइफल अपनी तरफ खींचता है और उसे हासिल कर लेता है। इसी वक्त आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर आ चुके थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि ये एक मौत का जाल है। इन्हें बचाने के लिए आइजैक फौरन दीवार को जोर से धक्का देता है। दीवार गिरते ही चारों तरफ गर्दो गुबार का एक बड़ा बादल छा जाता है, जिससे जुबा के लिए आइजैक को देख पाना मुश्किल हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो ढेर की तरफ मुसलसल फायरिंग शुरू कर देता है। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि गोली जुबा को लगी या नहीं। हकीकत जानने के लिए वो पहली बार अपने कोर से बाहर खड़ा होता है।
सामने से कोई जवाबी फायरिंग नहीं होती। आइजक को लगता है कि उसने जिबा को मार गिराया है। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर लैंड करता है और सिपाही आइजक को स्ट्रेचर पर उठाकर तिबी इमदाद देने लगते हैं। आइजक बेचैनी से उन्हें जिबा के जाल के बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर हेलीकॉप्टर के इंजन के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, अचानक नीचे से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। जिबा अभी भी जिंदा था। वो हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर देता है। एक एक करके मेडिक्स को गोलियां लगती हैं और वो सब गिर जाते हैं। उसके बाद ज़बा सीधा पायलट को निशाना बनाता है। कंट्रोल खो जाने के बाद हेलीकॉप्टर तेज रफ्तारी से नीचे आता है और जमीन पर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में आइजक की भी मौके पर ही मौत हो जाती है। अजीब बात यह थी कि ज़बा ने तकनीकी तौर पर आइजक पर गोली नहीं चलाई और इस तरह उसने अपनी बात भी रख ली कि अगर आइजक यहाँ से जाना चाहे तो वो उसे शूट नहीं करेगा। इस बंजर जमीन पर फैला हुआ सन्नाटा एक बार फिर से गहरा हो जाता है और ज़बा अपनी अगली गन को रीलोड करते हुए एक नए शिकार की तलाश में लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इस इंतहाई बेआबोगयाह रेगिस्तान में अमेरिकी फौजियों का आना अभी बंद नहीं होने वाला है और उसकी बंदूक की नाली कभी ठंडी नहीं होने वाली। तो दोस्तों, ज़ुबा ने आइजक को सीधी गोली ना मारकर हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया और अपना वो वादा भी निभा दिया कि मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन यहाँ असल विलन कौन था? वो ज़ुबा जिसने बदला लेने के लिए एक के बाद एक कई अमेरिकी फौजियों की जान ले ली, या फिर वो अमेरिकी फौजी जो एक दूसरे मुल्क की सरहद में घुस तबाही मचा रहे थे? मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताओ, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो में।